हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री थर्ड पेपर का जो फोर्थ यूनिट है सॉल्यूशंस या विलियन उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट टू पार्ट्स में हमने द्रव में विलियन, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, उसमें कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड पेयर पूर्ण रूप से जो विलेय द्रव होते हैं उनका वाष्प दाब और संघटन के बीच में किस प्रकार का ग्राफ आता है, जो तीन प्रकार के अनादर्श विलयन होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं नॉन आइडियल या अनादर्श विलयन के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व्स किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। So we are going to discuss boiling point composition diagram। वाष्प दाब और संघटन के बीच में क्या रिलेशन होता है, किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी विलयन को सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में यानी कि वाष्प दाब में बढ़ोतरी होती है, और वाष्प दाब में बढ़ोतरी होते होते एक स्थिति ऐसी आती है कि उस विलयन का कुल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो वो जो स्थिति है उस स्थिति में विलयन उबलने लगता है। तो इसलिए बॉइलिंग टेम्परेचर किसी भी विलयन या द्रव का वह ताप है जिस पर कि उस विलयन का कुल वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। Liquid boils when their vapor pressure becomes equal to the external pressure. If a liquid has a high vapor pressure at some temperature, you won't have to increase the temperature very much until the vapor pressure reaches the external pressure. On the other hand, if the vapor pressure is low, you will have to heat it up a lot more to reach the external pressure. यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि कोई एक विलयन ऐसा है जिसका वाष्प दाब का मान अधिक है, तो वाष्प दाब का मान अधिक है तो उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए कम गर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसका जो क्वथनांक है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा, वो कम होगा। और दूसरी तरफ कोई एक विलयन है, उसके वाष्प दाब का मान कम है, तो अब उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज दिस इज इंक्रीजिंग प्रेशर, ये एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दिस इज एक्सटर्नल प्रेशर। ये लिक्विड ए है, उसका वेपर प्रेशर पी है, पी ए है। ये लिक्विड बी है जिसका वेपर प्रेशर पी बी है। अब क्योंकि इसमें किसका वेपर प्रेशर कम है, बी का, तो इसमें वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए अंतर अधिक है, ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो क्योंकि इसका वाष्प दाब कम है तो इसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा, और इस द्रव ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी कि वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए कम अंतर है, कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कम होगा। तो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड बी विल बी मोर देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ लिक्विड ए। तो द लिक्विड विद द हायर वेपर प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज वन विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जिसका वाष्प दाब अधिक है उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसका वाष्प दाब कम है उसका क्वथनांक अधिक होगा। अब जैसा कि हमने इसमें लास्ट पार्ट में डिस्कस किया कि जो अलग अलग कंपोजिशन के सॉल्यूशंस होते हैं उनका वेपर प्रेशर का मान, वाष्प दाब का मान अलग अलग होता है, तो इसलिए उनके क्वथनांक का मान भी अलग अलग होगा। और इस आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जो अनादर्श विलयन हैं, जिस प्रकार से हमने वाष्प दाब और संघटन के बीच में ग्राफ बनाया था, उसी तरह से हम क्वथनांक और संघटन के बीच में भी ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। जैसे ये हमने दे रखा है, टू रिमाइंड यू, वी हैव जस्ट एंडेड अप विद दिस वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। ये वेपर प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम है, वाष्प दाब संघटन वक्र है, यहाँ पर संघटन या मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर वाष्प दाब या वेपर प्रेशर है। तो अब हम जिस प्रकार से वाष्प दाब और संघटन के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, उसी तरह से हम जो क्वथनांक और संघटन है उसके बीच में भी ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो जो ब्लू लाइन है वो किस प्रकार के विलयन के लिए, आदर्श विलयन के लिए। अब उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था, विच शोज स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, इस तरह का।
यानी कि इसमें जो वाष्प दाब का मान है जितना आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ये फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। सेकंड टाइप में विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ये जो टाइप 2 सॉल्यूशन है उसमें अत्यधिक धनात्मक विचलन होता है। यानी कि इसमें वाष्प दाब का मान जो है, कुछ संघटन ऐसे होते हैं जिनके वाष्प दाब का मान P0B और P0A दोनों से ज्यादा होता है। और थर्ड है विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इस प्रकार का ये ग्राफ है, ये थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन के लिए। इसमें जो वाष्प दाब का मान है जितना आदर्श विलयन के लिए होना चाहिए उससे काफी कम होता है। और यहां पर कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनके कुल वाष्प दाब का मान P0B और P0A दोनों से कम है, ये इधर नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। तो इन तीनों टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में किस तरह का ग्राफ आता है वो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब हम टाइप 1 सॉल्यूशन के लिए ले रहे हैं। टाइप 1 सॉल्यूशन विच शोज स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, जो अल्प धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और उसमें जैसा कि बताया था कि जो प्योर लिक्विड बी है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, अभी डिस्कस किया था। प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए प्योर लिक्विड बी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो क्या होगा, सबसे कम होगा। ये TB है, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड बी। और इसी तरह से यहां पर जो प्योर लिक्विड ए है उसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, तो इसलिए प्योर लिक्विड ए का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होगा। इसको हम TA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज देखने को और मिल रही है कि इसमें दो अलग अलग कर्व प्राप्त हो रहे हैं। एक है लिक्विड कंपोजिशन कर्व और एक है वेपर कंपोजिशन कर्व। अब इसमें लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन कर्व जो है वो दो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिए गए ताप पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो वेपर्स का कंपोजिशन होगा वो अलग होगा और जो लिक्विड फेज होगी वो अलग होगा। जैसे एक पर्टिकुलर बीकर है, इसमें एक सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पर है, ये सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो इस सॉल्यूशन के ऊपर जो है वो उसकी वेपर्स भी होंगी। तो इस लिक्विड फेज का कंपोजिशन और इस वेपर फेज का कंपोजिशन इस टेम्परेचर T1 पर डिफरेंट होगा। इसमें कंपोजिशन जो है वो A और B, सपोज लिक्विड A और B है इनमें, तो A और B का कंपोजिशन यहाँ पर लिक्विड फेज में अलग होगा और जो वेपर फेज है उसमें A और B का कंपोजिशन अलग होगा। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जो वेपर फेज है उसमें किस द्रव की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, जो कि अधिक वाष्पशील है, विच इज मोर वोलेटाइल। तो ज्यादा वाष्पशील यहां पर A और B में कौन है? ज्यादा वाष्पशील का मतलब क्या है? जिसका क्वथनांक कम है वो ज्यादा वाष्पशील है। तो कौन सा लिक्विड है जिसका क्वथनांक कम है? TB का। तो TB जो है दैट इज मोर वोलेटाइल। तो वाष्प अवस्था में जो द्रव B है उसकी मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी। तो दिए गए ताप पर क्योंकि वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग ग्राफ प्राप्त होते हैं। और वाष्प अवस्था में जो अधिक वोलेटाइल लिक्विड B है उस अधिक वोलेटाइल लिक्विड B की मात्रा इस केस में ज्यादा होगी। तो इसलिए जो वाष्प वाला कर्व है वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा और द्रव वाला जो कर्व है वो हमेशा नीचे की तरफ होगा। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व है फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो कि अल्प धनात्मक विचलन स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। द डायग्राम इज यूज्ड in exactly the same way as it was built up। जैसे इसको डायग्राम को बनाया गया था उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे वाष्प दाब संघटन ग्राफ बनाया था उसी तरह से इसको भी बना सकते हैं। If you boil a liquid mixture, you can find out the temperature it boils at। यदि हम उसको गर्म करें तो गर्म करने पर किस टेम्परेचर पर वो बॉईल हो रहा है वो ज्ञात करके और ये ग्राफ बनाते हैं। एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर ओवर द बॉइलिंग लिक्विड, जो हम लिक्विड को बॉईल कर रहे हैं तो बॉईल करने पर जो वेपर्स निकल रही है उसका कंपोजिशन भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके आधार पर ये ग्राफ जो है वो बनाए गए हैं। अब हम सेकेंड कैटेगरी ऑफ नॉन आइडियल मिक्सचर लेते हैं,
विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो कि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड, और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर का। एथेनॉल और द्रव जो है वो अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले द्रव हैं, जिसका उदाहरण हम पहले लास्ट वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इफ यू लुक बैक up the page, you will remember that a large positive deviation from Raoult law produces a vapor pressure curve with a maximum value at some composition other than pure A or B. इसमें जब हमने वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व बनाया था तो उसमें जैसा डिस्कस किया था कि कुछ कंपोजिशन के लिए जो है वाष्प दाब का मान प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी दोनों से ज्यादा होता है, एंड इट पासेस थ्रू ए मैक्सिमम पॉइंट से वाई। जो वाष्प दाब संघटन वक्र है वो एक मैक्सिमम पॉइंट या उच्चतम बिंदु y से गुजरता। तो अब क्योंकि वाष्प दाब जो कर्व है उसमें y कंपोजिशन का सॉल्यूशन जो है उसके लिए वाष्प दाब का मान सबसे अधिक है, तो इस y संघटन का जो विलयन है जो इस तरह से यहां पर आ रहा है, इस वाय संघटन का जो विलयन है, इस वाय संघटन के विलयन के लिए जो इसके क्वथनांक का मान होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। तो क्योंकि वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व जो है वो मैक्सिमम पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसलिए बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व जो है वो कहां से पास होगा, मिनिमम से पास होगा। If a mixture has a high vapor pressure, it means that it will have a low boiling point. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। The molecules are escaping easily and you won't have to heat a mixture much to overcome the intermolecular attraction completely. अब इसमें ग्राफ हम देखें तो यहां पर ये Y कंपोजिशन का जो लिक्विड है ये इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर का मान है वो कम है। इसमें यदि हम वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व देखें तो वो इस तरह का हो सकता है। ये तो प्योर लिक्विड के लिए था, दिस टाइप ऑफ, ये है कंपोजिशन और ये है वेपर प्रेशर। ये Y कंपोजिशन का कर्व है, इसका Y संघटन का जो विलयन है उसका जो वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है, तो Y संघटन का जो विलयन है उसका वाष्प दाब सबसे अधिक होने के कारण इसका जो क्वथनांक होगा वो सबसे कम होगा। अब यहां पर एक चीज आप और नोट करेंगे कि इस Y कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए जो लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन, इसमें भी ऊपर वाला वेपर कंपोजिशन कर्व है और नीचे वाला जो है वो लिक्विड कंपोजिशन कर्व है, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। पर इस Y कंपोजिशन के लिए लिक्विड कंपोजिशन कर्व और वेपर कंपोजिशन कर्व यहां पर आकर के मिल रहे हैं, यानी कि इसके लिए क्या है, वाय संघटन के विलयन के लिए वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का संगठन समान होता है। तो अब क्योंकि वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का संगठन समान है, तो ये जो वाय संगठन का विलयन है जो कि इसमें कर्व में नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाय संगठन का विलयन जो है this will boil at constant temperature without the change of composition। ये वाय संगठन का विलयन बिना संगठन में परिवर्तन के एक निश्चित ताप पर लगातार उबलता रहेगा और इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रोपिक मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर है इसको हम मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो वाय संघटन के विलयन का जो क्वथनांक है वो शुद्ध द्रव A और शुद्ध द्रव B दोनों से कम है, तो इसलिए इसको न्यूनतम क्वाथी मिश्रण या मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। तो वाय संघटन का जो विलयन है ये विलयन
ऐसा है कि इसके लिए वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों कर्व यहाँ पर आकर के मिल रहे हैं, यानी कि इसके लिए वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था दोनों का संगठन एक समान होता है और इस कारण से ये निश्चित ताप पर उबलता रहता है बिना संगठन में परिवर्तन के। इसलिए इसको स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिश्रण या न्यूनतम क्वाथी मिश्रण मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व फॉर टाइप 2 सॉल्यूशन विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। और इसमें यदि हम उदाहरण लेना चाहें तो 95.9% एथेनॉल और 4.1% वाटर का जो मिक्सचर है ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है, जो कि एक निश्चित ताप 78.1 डिग्री सेल्सियस पर लगातार उबलता रहता है। It boils at constant temperature 78.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम उदाहरण ले सकते हैं एथेनॉल और जल का जो इस कंपोजिशन का मिक्सचर है ये एजियोट्रोपिक मिश्रण या स्थिर क्वाथी मिश्रण की कैटेगरी में आता है। अब हम लेते हैं टाइप 3 सॉल्यूशन। टाइप 3 सॉल्यूशन मीन्स विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। which shows large negative deviation from ideal behavior, यानी कि इसमें जो ग्राफ आता है वो इस तरह का होता है। ये तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है और ये टाइप 3 सॉल्यूशन है विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। सपोज ये Z बिंदु है तो इसमें ग्राफ जो है वो मिनिमम पॉइंट से गुजरता है। वाष्प दाब और संगठन के बीच में जो ग्राफ है वो मिनिमम पॉइंट से गुजरता है और ये जो Z संगठन का विलयन है, इस Z संगठन के विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो सबसे कम होता है। तो अब क्योंकि वाष्प दाब संगठन कण या मिनिमम से पास हो रहा है तो वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व कहां से पास होगा? मैक्सिमम से पास होगा। और अब इसमें Z कंपोजिशन के विलयन के लिए क्योंकि वाष्प दाब सबसे कम है तो Z कंपोजिशन के विलयन के लिए जो बॉइलिंग टेम्परेचर का मान है वो सबसे ज्यादा होगा। सो हियर बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व विल पास थ्रू ए मैक्सिमम। अब यहां पर भी फिर देखने वाली बात यह है कि इस Z संगठन के विलयन के लिए वेपर कंपोजिशन कर्व और लिक्विड कंपोजिशन कर्व जो ये है ये दोनों यहां पर आकर के यहाँ पर जो नीचे वाला लिक्विड कंपोजिशन कर्व है और ऊपर वाला जो वॉयलेट कलर से शो कर रखा है वो वेपर कंपोजिशन कर्व है। और जैसा कि हमने हमेशा बताया कि जो दो अलग अलग कर्व प्राप्त होते हैं उसमें ऊपर वाला जो कर्व है वो हमेशा वाष्प के लिए होगा और जो नीचे वाला कर्व है जो ब्लू लाइन से शो कर रखा है वो द्रव अवस्था के लिए होगा, लिक्विड के लिए होगा। और इसका कारण भी बताया क्योंकि वाष्प अवस्था में हमेशा अधिक वाष्पशील द्रव अधिक मात्रा में होता है और यहाँ पर अधिक वाष्पशील कौन सा है? ये जिसका उतना कम होता है वो अधिक वाष्पशील होता है, वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो इस कारण से वेपर कंपोजिशन कर्व हमेशा ऊपर होगा और लिक्विड कंपोजिशन कर्व नीचे होगा। तो अब इस Z कंपोजिशन के सॉल्यूशन के लिए यहां पर फिर वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों यानी कि वाष्प अवस्था द्रव अवस्था दोनों का संगठन एक समान है। तो इस कारण से ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन भी बिना कंपोजिशन में चेंज के एक निश्चित ताप पर लगातार उबलता रहता है। तो ये भी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रोपिक मिक्सचर के नाम से जाना जाता है। ये भी Z संगठन का विलयन जो है उसके लिए वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था का संगठन एक समान है। ये निश्चित ताप पर बिना संगठन में परिवर्तन के बॉयल होने लगेगा, तो इसलिए इसको भी स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। और ये जो है दिस इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर, सर्वाधिक क्वाथी मिश्रण, क्योंकि इसमें जो Z जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है
उसका क्वथनांक शुद्ध द्रव ए और शुद्ध द्रव बी दोनों से कम है। इट इज लेस देन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड ए एज वेल एज प्योर लिक्विड बी। तो इसलिए ये जो है ये मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर या सर्वाधिक क्वाथी मिश्रण के नाम से भी जाना जाए। वहां पर हमने इसका नाम दिया था अभी पहले वाले केस में मिनिमम बॉइलिंग मिक्सचर, क्योंकि जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर था उसका बॉइलिंग टेम्परेचर लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों से कम था। पर यहां पर जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी दोनों से ज्यादा है, तो इसलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर कहलाता है। और इसमें उदाहरण दे रखा है कि जिसमें जो नाइट्रिक एसिड और वाटर जो है दैट इज in this case mixture of nitric acid and water, there is a maximum boiling point of 120.5 degrees Celsius when mixture contains 78% of nitric acid, 68% of nitric acid and 32% of वाटर। तो 68% नाइट्रिक एसिड और 32% जल जो ये दे रखा है, इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 120.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि नाइट्रिक अम्ल जिसका क्वथनांक 86 डिग्री है और वाटर जिसका क्वथनांक 100 डिग्री है दोनों से ज्यादा है। इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये है बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व फॉर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो 3 विभिन्न प्रकार के अनादर्श विलयन होते हैं। पहला जिसमें अल्प धनात्मक विचलन होता है विच शोज स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा जो कि अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाता है विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, और तीसरा जो कि अत्यधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं विच शोज लार्ज नेगेटिव डेविएशन। उन तीनों के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर कंपोजिशन कर्व किस प्रकार के हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब इन प्रकार के द्रवों से, लिक्विड्स में से प्योर लिक्विड ए और बी किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन की विधि क्या है, कैसे उसका पृथक्करण करते हैं, वो अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।